हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रीट लेवल 2 साइंस मैथ, एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे। रीट लेवल 2 साइंस मैथ का सिलेबस जो अभी हाल ही में बोर्ड ने जारी किया है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेवल 2 का साइंस का पूरा सिलेबस इस चैनल पर मिलने वाला है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, यानी जो 3 टॉपिक मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में अभी हाल ही में जो सिलेबस आया उसमें है, वो 3 टॉपिक हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो आपको करवाऊंगा इसमें वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसमें हम कवर कर लेंगे। दूसरा टॉपिक जो हम यहाँ करेंगे वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो हम इसमें करेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारा जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है अपचयन और उपचयन। ठीक है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो ये तीनों टॉपिक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो देखते रहना है ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही अच्छे से बेसिक से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का मतलब क्या है। ये पूरा वीडियो आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो कक्षा 10 की बुक है उसके अनुसार ही है। मैंने पूरा एनसीईआरटी और आरबीएससी को ही फॉलो किया है, क्योंकि एनसीईआरटी आरबीएससी से अलग आपके कुछ आने वाला नहीं है। तो आप इसी को गाइड मान के चलिए, इसी को गाइड करके चलिए कि आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ पढ़नी है वो है किताब। आपकी जो आरबीएससी की बुक है एनसीईआरटी पैटर्न पर, क्योंकि अभी तो एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों एक ही बुक होगी, तो ये किताब को आपको मान के चलना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी तैयारी होगी तो रीट लेवल 2 के हिसाब से आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो जाएगी। तो उसी के हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हमने, आप ये दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करो कि गर्मियों के कमरे पर ताप पर अगर हम दूध को खुला छोड़ दे तो क्या होगा। लोहे का तवा या तसला कील को अगर आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सारी परिस्थितियों पर अगर हम विचार करें तो ये सारे के सारे क्या है, ये ऐसे परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यानी यहाँ पर जो बदलाव होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति बदल गई, उसकी पहचान बदल गई। तो यानी इन सब में क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूध अगर खुला छोड़ दिया, खराब हो गया, अब वापस वो प्रारंभिक वस्तु जो दूध था वो नहीं मिलेगा हमको। लोहे का कील या तवा या तसला, उस पर जंग लग गया, वापस वो पुराना लोहा नहीं मिलेगा। अंगूर का किण्वन हो गया, एल्कोहल बन गया। अंगूर के अंदर जो शर्करा थी, किण्वन में शर्करा का परिवर्तन एल्कोहल में हो जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन, शर्करा का परिवर्तन हो गया किसमें, एल्कोहल में। शर्करा से एल्कोहल बदल गया तो ये किण्वन हो गया। ठीक है, भोजन पका दिया या हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो गया, तो हमारे शरीर में भोजन के पाचन के बाद में रासायनिक परिवर्तन हो गया। पाचन होना का मतलब है कि जो जटिल अणु है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के, वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। तो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। यानी जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। निम्न में से किसी भी परीक्षण की सहायता से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर ये इनमें से कोई परीक्षण हो रहा है तो यानी वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, कोई गैस का निकास या उत्सर्जन हो रहा है, या तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और यही हमारा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और वही रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब बात करते हैं हम अवस्था परिवर्तन, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। 2 तरह के परिवर्तन यहाँ पर है। अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। हम सभी परिवर्तनों को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अब ये भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, इनको हम समझ लेते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन यानी पदार्थ में ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। यानी पदार्थ का न तो रासायनिक संगठन बदलता है और न ही उसकी आणविक संरचना बदलती है। तो ये परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। यानी केवल उसके रंग में परिवर्तन हो गया, या उसकी अवस्था ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गया, या उसके आकार में परिवर्तन हो गया, या आकृति में परिवर्तन हो गया। आकार, आकृति, ये सब क्या है, भौतिक गुण है। तो अगर भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक गुण यानी
रासायनिक संगठन, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन से अगर ओजोन बन रही है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप परमाणु की संरचना में बदलाव हो रहा है। यहाँ पर परमाणु की संख्या बदल गई, 2 परमाणु थे और यहाँ पर 3 हो गए, ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ, और ओजोन के अंदर जो ऑक्सीजन का ओजोन में जो बॉन्डिंग होती है उसकी, ये जो बॉन्डिंग होती है यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है वो दोनों के बीच में ऐसे इस तरह से रहता है। तो रासायनिक संगठन अलग है ओजोन का और ऑक्सीजन का अलग है, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, बंध की लंबाई अलग है। तो कहने का मतलब है कि जब रासायनिक संगठन या आणविक संरचना में बदलाव होता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, और जब रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और इनका अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे उदाहरण, भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। तो जल से वाष्प या बर्फ का बनना, ठीक है, जल से वाष्प बन रही है या बर्फ बन रही है, ठीक है। जल से अगर हम जल को गर्म करेंगे तो भाप बनेगी, भाप को ठंडा करेंगे तो फिर से जल बन जाएगा, जल को और अधिक ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। तो ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है, केवल ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव से गैस अवस्था, तो ये सारे भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह से चीनी घोलकर शरबत बनाना, ठीक है, यहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन। चीनी घोलकर शरबत बनाना, स्प्रिंग का खींचना या दबाना, इसमें भी मूल जो पदार्थ है शुरू में वही है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है हमारे। गलन, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था। वाष्पन, ये भी अवस्था परिवर्तन है, केवल द्रव अवस्था से गैस अवस्था। संघनन, संघनन ये भी अवस्था परिवर्तन है। संघनन किसे कहते हैं? तो संघनन होता है कि जब भाप से वापस जल बन जाता है, यानी गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। संघनन से ही बादल बनते हैं। हिमायन, फ्रीजिंग, जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था बन जाती है तो उसको हम हिमायन, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। आदि क्रियाएं। और आसवन, डिस्टिलेशन, ठीक है, आसवन की जो क्रिया होती है डिस्टिलेशन, ये भी सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है। डिस्टिलेशन क्या होता है अगर आपको मालूम नहीं है तो आसवन को हम बताते हैं कि आसवन का मतलब क्या होता है कि जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो भाप बनती है, और उस भाप को अगर पुनः ठंडा करके वापस द्रव बना लिया जाता है तो ये प्रक्रिया आसवन कहलाती है। आश्वित जल जिसको हम कहते हैं। तो जब हम जल को गर्म करते हैं तो भाप बनती है, और जो भाप बनती है या वाष्प है उसको अगर हम ठंडा करके फिर से वापस अगर हम द्रव बना लेते हैं, जल बना लेते हैं, तो ये आश्वित जल कहलाता है और ये प्रक्रिया आसवन कहलाती है। उदरोपातन, सब्लिमेशन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। उदरोपातन किसे कहते हैं? तो उदरोपातन का मतलब है कि ठोस से सीधा गैस में बदलना उदरोपातन कहलाता है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना उदरोपातन कहलाता है, और गैस अवस्था से सीधा पुनः ठोस अवस्था में बदलना ये भी उदरोपातन कहलाता है। कुछ उदरोपातित पदार्थ होते हैं, जैसे आयोडीन उदरोपातित पदार्थ है, नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको नौसादर कहते हैं, ये उदरोपातित पदार्थ है। कपूर, कपूर उदरोपातित पदार्थ है जिसमें उदरोपातन होता है। तो ये सारे भौतिक परिवर्तन है। आकार और आकृति में परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे अगर हम प्लेटिनम के तार को गर्म करने पर ये लाल तप्त हो जाता है, तो ये जो परिवर्तन हुआ ये भी उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हुआ, ये भी भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह से विद्युत के बल्ब का जो तंतु है वो तप्त होकर प्रकाशित होता है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। वो तंतु ही है, और पहले भी और बाद में भी वो तंतु है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा तो रासायनिक पदार्थ नहीं हो, रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा। रासायनिक परिवर्तन तो तब होता है जब कोई नया पदार्थ बनता है। इसी तरह से पदार्थ का चुंबकन, अगर किसी लौह पदार्थ को हमने चुंबक में बदल दिया तो उसका चुंबक तो फिर से खत्म हो सकता है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, पदार्थ का चुंबकन। विलयनों का बनना, जैसे अगर हमने कोई विलयन बनाया है, जल में विलयन बनाया हमने, जैसे मान लो चीनी घोल के या नमक घोल के, तो ये विलयन वापस हम उसको पृथक कर सकते हैं, गर्म करके चीनी को वाष्पीकरण के द्वारा, नमक को वाष्पीकरण के द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। तथा विद्युत अपघट्य पदार्थ, अम्ल, सार और लवण का जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था में आयनिक वियोजन भी भौतिक परिवर्तन है। ये ध्यान से आपको देखना है कि अम्ल, सार या लवण, ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, अगर हम इनका जल में विलयन बनाए या इनको गलित अवस्था में इनका आयनिक वियोजन करें, आयनिक वियोजन मतलब आयनों के रूप में ये बढ़ जाए, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। जैसे कोई भी हम ले लेते हैं, एक लवण का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण है। अगर इसका आयनिक अवस्था में वियोजन कर रहे हैं या गलित अवस्था में अगर इसका वियोजन हो रहा है, यानी ये अपने आयन में अगर बट रहा है Na+ और Cl-, तो ये वियोजन भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये वापस क्रिस्टलीय अवस्था में, पुनः ये हमको क्रिस्टलीय अवस्था में इन आयन से वापस एक क्रिस्टलीय अवस्था में NaCl प्राप्त हो सकता है। तो ये आयनिक वियोजन भी, आयन के रूप में इनका बटना, जब जल में इनको घोलेंगे तो ये अपने आयन्स में बदल जाएंगे, तो ये परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन है। कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ना उसकी रासायनिक संरचना और संगठन में बदलाव होता है। NaCl की रासायनिक संरचना और संगठन में कोई बदलाव नहीं होता, वापस से क्रिस्टलीय अवस्था, क्रिस्टलीय संरचना हमको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्रिस्टलीय अवस्था में परस्पर आबद्ध रहने वाले आयन विलयन में अथवा गलित अवस्था में एक दूसरे से केवल पृथक हो जाते हैं, उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिस्टलीय अवस्था में आने पर ये आयन पुनः आबद्ध हो जाते हैं। तो
रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल क्रिस्टलीय अवस्था से वो आयनिक अवस्था में आ जाते हैं और फिर से वो क्रिस्टलीय अवस्था में आ सकते हैं, पुनः वापस जुड़ सकते हैं। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो पदार्थ के ऐसे परिवर्तन को जिसमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन में बदलाव होगा, केमिकल कंपोजिशन या अणुओं की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन वाला उदाहरण, कि जब ऑक्सीजन से ओजोन बनता है तो यहाँ पर उसकी आंतरिक संरचना में बदलाव हो रहा है। ऑक्सीजन की जो संरचना है, ऑक्सीजन वाली संरचना ये जो है, इसमें और यहाँ पर जो ओजोन में ऑक्सीजन की संरचना है, इन दोनों में इनकी संरचना अलग अलग है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों के साथ में इस तरह से रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, उन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बदलाव होता है, यानी वो दोनों में अलग अलग होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये आणविक संरचना में, अणु की आंतरिक संरचना में बदलाव हो गया, यानी रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक संगठन में बदलाव या अणुओं की आंतरिक संरचना में जब परिवर्तन है तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन का अर्थ क्या है? तो रासायनिक संगठन का अर्थ है कि अणु में उपस्थित परमाणुओं की प्रकृति और संख्या। देखो, जब हम रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि या तो परमाणुओं की प्रकृति में बदलाव हो गया या उनकी संख्या में बदलाव हो गया। जैसे अगर उदाहरण ले कि जल में H2O है, अगर इसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बना दे तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यानी परमाणु की संख्या का परिवर्तन हो गया। अब जल में देखो, जल में जो परमाणु की संख्या है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है यहाँ पर H2O में और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? 2:1। लेकिन अगर ये H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया तो यहाँ पर परमाणु की संख्या का अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो गया? 2:1। तो ये अनुपात में परिवर्तन हो गया या परमाणु की संख्या में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब इसी तरह से आंतरिक संरचना का परिवर्तन की बात करते हैं। जो ऑक्सीजन और ओजोन वाला उदाहरण मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन से ओजोन का बनना केवल आंतरिक संरचना का परिवर्तन है। ये आंतरिक संरचना, ऑक्सीजन की आंतरिक संरचना ये है और ओजोन की आंतरिक संरचना ये है। तो आंतरिक संरचना में बदलाव यानी रासायनिक संगठन में बदलाव या अणुओं की आंतरिक संरचना में अगर बदलाव हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, पुनः मूल पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, यानी परिवर्तन का जो कारक है उस कारक को अगर हम हटा ले तो पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, मूल अवस्था की प्राप्ति नहीं होती, फिर से वो मूल पदार्थ हमको नहीं मिलेगा जो पहले था। लेकिन भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारक हटाने पर वही पदार्थ हमको वापस मूल पदार्थ मिल जाएगा जो पहले था। इसमें सदैव नए पदार्थ बनते हैं जो मूल पदार्थ से रंग, रूप, आकार, अवस्था, रासायनिक संरचना इत्यादि में एक या अधिक रूपों में मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, ये सारे उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है कि मूल पदार्थ के रंग, रूप, आकार से या अवस्था या रासायनिक संरचना इत्यादि में भिन्न हमको नया पदार्थ जो बनेगा वो मूल पदार्थ से रंग या रूप में या आकार में या अवस्था में या रासायनिक संरचना में अलग होगा। जैसे मोमबत्ती का जलना, तो जलना, ये ध्यान रखना आप हमेशा, जलना, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ए केमिकल चेंज। किसी भी चीज़ का जलना हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। जलने पर वह पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, तो जलना हमेशा ही रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, दूध में शर्करा है और दही में लैक्टिक एसिड बन गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे फल का पकना, कच्चे फल से पककर नया फल, पक्का फल बन गया, ये रासायनिक परिवर्तन है। शरीर में भोजन का पाचन होना, जब भोजन का पाचन होता है तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन और जो वसा है वो सरल अणुओं में टूटते हैं। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट से सरल ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है। अब ये ग्लूकोज वापस वो जो स्टार्च या सेलुलोज या जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जटिल शर्कराएं, उनमें इनका वापस से परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से प्रोटीन का जब पाचन होता है तो प्रोटीन के पाचन से सिंपल जो बनता है, जो सरल इकाई प्रोटीन के पाचन के बाद में जो बनती है वो है एमिनो अम्ल, तो एमिनो अम्ल बनते हैं। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, एमिनो अम्ल बनता है। इसी तरह से अगर वसा का पाचन होता है तो वसा के पाचन से हमें मिलता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, वसा अम्ल एम ग्लिसरॉल। तो ये भोजन का पाचन होना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? क्योंकि नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया नया पदार्थ? क्योंकि पहले हमारे पास में लोहा था, Fe,
अब इसमें जब जंग लगता है तो इसकी अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जल के साथ, और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो लो ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये लो ऑक्साइड होता है Fe2O3.XH2। यहाँ पर कितना भी H2 हो सकता है, 2H2 3H2। तो ये जंग एक नया पदार्थ है, लो ऑक्साइड, जबकि यहाँ पर हमारे पास में लोहा था, तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया, इसलिए लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर के रस का किण्वन, किण्वन का मैंने आपको बताया कि किण्वन में क्या होता है, शर्करा जो होती है वो अल्कोहल में बदल जाती है, तो शर्करा से अल्कोहल नया पदार्थ बन गया, इसलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का जलना, जलना किसी भी चीज़ का हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ईंधन का जलना, जैसे हाइड्रोजन जल रही है, ब्यूटेन या ये गैसें जल रही है जो एलपीजी में होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें। वह भोजन का पकना, पकना भोजन का पाचन होना, पकाना भोजन का पकाना, भोजन का पाचन होना, ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्यों होते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होती है इसलिए रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जलना हमने भी देखा, अभी जलना किसी भी चीज़ का, जैसे कार्बन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो कार्बन के जलने पर ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब कार्बन जलता है तो उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, यानी कार्बन का जलना, ये जो रासायनिक परिवर्तन है वो इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हुई, जिसमें कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में लिखने का तरीका है रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है, तो रासायनिक समीकरण का अर्थ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में लिखना, प्रतीक रूप में लिखना, अणुसूत्र की सहायता से या रासायनिक संकेतों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जब कार्बन ऑक्सीजन से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो इस अभिक्रिया को हम शब्दों में भी लिख सकते हैं, और शब्दों में ऐसे लिखेंगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर हम तीर का निशान बना के लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों का प्रयोग करके कैसे लिख सकते हैं, तो वो इस प्रकार लिख सकते हैं कि कार्बन की अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हम तीर का एक निशान बना के, और इधर जो उत्पाद बनेगा वो हमेशा लिखेंगे। तो ये अभी जो मैंने लिखा है ना, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, रासायनिक प्रतीकों और संकेतों की सहायता से सरल रूप में निरूपण, सरल रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर हम बाईं तरफ हमेशा क्या लिखते हैं, अभिकारकों को बाईं तरफ लिखते हैं। ये बाईं तरफ जो मैंने लिखा है कार्बन और ऑक्सीजन, ये अभिकारक है, अभिकारक। और दाईं तरफ हमेशा उत्पाद लिखे जाते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद है, तो ये दाईं तरफ जो लिखा गया वो उत्पाद है। तीर का निशान हमेशा अभिक्रिया की दिशा को बताता है, यानी ये अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा में संपन्न हो रही है। इसी तरह से हम उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। जब मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाया जाता है तो वो श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इन्हें अभिकारक कहते हैं, जिन्हें हम बाईं तरफ लिखते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनमें परिवर्तन हुआ तो ये तो हो गए अभिकारक, और ये जो बना ये है उत्पाद। इनके बीच में हम तीर का निशान लगा के लिखेंगे। तो तीर के निशान के बाईं तरफ वाले अभिकारक जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और तीर के निशान के दाईं तरफ उत्पाद जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको प्राप्त होता है, नया पदार्थ जो बनेगा वो। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम उत्पाद कहते हैं। तो ये बात हो गई अभिकारक और उत्पाद की। अब रासायनिक समीकरण लिखना जरूरी क्यों है, इसका महत्व क्यों है, तो यहाँ पर देखो एक प्रश्न बनता है, ये आपको याद रखना है, प्रश्न आ भी सकता है, ये अच्छा प्रश्न है कि वह कौन सा नियम है जिसके अनुसार रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके कंपटीशन एग्जाम में। अगर आपको सीखना है, नहीं आता तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा उसका अलग से वीडियो बना के कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ संतुलित कैसे करते हैं। मान लो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो रही है, नाइट्रोजन N2 की अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन के साथ में, H2 के साथ में, और अमोनिया गैस बन रही है NH3। अब ये केवल कंकाली समीकरण है, संतुलित नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब हम परमाणुओं की संख्या देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन इधर नाइट्रोजन का 1 ही परमाणु है। इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, लेकिन इधर हाइड्रोजन के 3 परमाणु, तो दोनों तरफ संख्या बराबर नहीं है।
ये दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर करना ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। तो इसको कैसे करना है, देखो अभी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कैसे करना होता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु है तो इधर भी नाइट्रोजन को 2 करने के लिए नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे NH3 है ना, तो यहाँ पर N2 नहीं लिख सकते हम, या NH3 को 4 नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं करना है। NH3 हमेशा NH3 रहेगा। इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है। आप यहाँ सामने कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ सामने 2 लिख देता हूँ, इसका मतलब हो गया 2 गुणा नाइट्रोजन के परमाणु, 2 गुणा हाइड्रोजन के परमाणु। तो अब यहाँ नाइट्रोजन का 1 परमाणु है तो 1 को 2 से गुणा करें, यानी नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है। नाइट्रोजन के दोनों तरफ बराबर हो गए। हाइड्रोजन अब यहाँ देखो कितना हो गया, हाइड्रोजन के यहाँ 3 परमाणु थे, 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 हो गए, क्योंकि 3 परमाणु थे और हमने आगे यहाँ पर 2 लिखा है, तो 3 गुणा 2 हो गए 6। इधर भी हाइड्रोजन 6 होने चाहिए, लेकिन इधर 2 ही है, तो इधर 6 करने के लिए हम इसके आगे 3 लिख देते हैं, तो ये 3 से गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 हो गया 6। अब ये संतुलित हो गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों होना चाहिए रासायनिक समीकरण संतुलित? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो क्वेश्चन यही है कि रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित होना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिकरण का संतुलित होना जरूरी है। किस नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। और ये नियम क्या है, तो इसको हम समझते हैं। देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया में पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। देखो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन NH3 अमोनिया। अब इसको हमने, ये कंकाली समीकरण है। जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जब ये रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जितना पहले अभिकारकों का द्रव्यमान है उतना ही बाद में जो उत्पाद बनेंगे उनका द्रव्यमान रहेगा। अब द्रव्यमान बराबर कब रहेगा? जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होगी। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, तो नाइट्रोजन के 1 परमाणु का परमाणु भार होता है 14 U, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का परमाणु भार होता है 1 U। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है तो इधर हाइड्रोजन के 3 परमाणु, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार तो दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु है तो नाइट्रोजन के 2 का भार कितना हो जाएगा, 14 गुणा 2 28, और यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 ही है तो 14। तो दोनों तरफ परमाणु भार बराबर नहीं है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं है। जबकि ऐसा होता ही नहीं है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का विनाश हो जाए या नया द्रव्यमान बन जाए, यानी द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में उत्पाद का होगा। तो द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर कब होगा? द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर तब होगा जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होगी। तो परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक इस समीकरण को संतुलित करते हैं। और हमने जैसे इसको संतुलित करने के लिए हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 था, और इधर हमारे पास अमोनिया NH3 बना था। हमने इसको संतुलित करने के लिए क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया। 2 लगाते ही नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 हो गए और हाइड्रोजन के 6 हो गए। तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हमने इधर 3 लगाया था। अब देखो आप इनके परमाणु भार को अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु, तो नाइट्रोजन का भार हो गया 14 गुणा 2 28, हाइड्रोजन के 3, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार हो गया 3 गुणा 1। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़े तो 14 गुणा 2 28, 28 और 3 31, यानी इधर परमाणु भार 31 है, इधर भी 31 होना चाहिए। नाइट्रोजन कितना है 2, तो नाइट्रोजन के 2 गुणा 14, 2 गुणा 14 नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 गुणा 14 से नाइट्रोजन हो गया 28, नाइट्रोजन का 28, और हाइड्रोजन कितने 3, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 3, और 28 प्लस 3 31, यानी दोनों तरफ परमाणु भार बराबर है। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन के बाद हम पढ़ेंगे वियोजन अथवा विखंडन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षोपी और ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो ये सभी अभिक्रियाओं के प्रकार एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद क्या रखना है, एकल उत्पाद। उत्पाद हमेशा क्या होगा, एकल। अभिकारक 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही होगा। यानी वो अभिकारक आपस में संयोग कर गए, संयोजन हो गया, जुड़ गए
और एकल उत्पाद बना लिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये 2 अभिकारक है और ये उत्पाद एक ही है। उदाहरण की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है जल के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई है। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निकास होता है, उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्माक्षेपी, और वह अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए पहले उष्मा देनी पड़ती है, उसको गर्म करना पड़ता है या ताप द्वारा या फिर उसमें विद्युत प्रवाहित करके उसको उष्मा देनी पड़ती है या सूर्य के प्रकाश द्वारा, तो उसको हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रियाएं अधिकतर उष्माक्षेपी होती है और विखंडन अभिक्रियाएं अधिकतर उष्मा शोषी होती है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अब इस अभिक्रिया की बात करते हैं, देखो इस पर भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको कहते हैं चूना पत्थर। CaO जो है ना, ये क्या है, ये है चूना पत्थर या ताज़ा चूना भी कहते हैं इसको। तो चूना पत्थर या ताज़ा चूना का फॉर्मूला सूत्र क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये ताज़ा चूना या चूना पत्थर कहलाता है। जब इसकी अभिक्रिया पानी के साथ होती है तो ये बनाता है चूने का पानी। ये CaOH2 ये चूने का पानी है, या इसको हम कहेंगे बुझा हुआ चूना, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या हो गया, बुझा चूना हो गया, ये बुझा चूना है। इस बुझे चूने का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है। तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बुझे चूने का या चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब जब सफेदी करने के बाद में वो चमक क्यों आ जाती है, तो उसकी अभिक्रिया ये है, वो क्यों आती है, तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है। देखो पहले ये अभिक्रिया होगी ऊपर वाली, जिससे चूने का पानी का निर्माण हो गया, ये चूने का पानी या सफेदी का हमने निर्माण कर लिया। अब हम इस सफेदी को दीवारों पर लगाएंगे तो ये अभिक्रिया होगी और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद चमकदार होता है, इसकी वजह से सफ़ेदी वो दीवारें जो होती है वो सफ़ेद और चमकदार दिखाई देती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो चूने का पानी जो हमने दीवारों पर लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और उससे दीवारों पर चमक आ जाती है। तो दीवारों पर चमक क्यों आती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करी और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद और चमकदार होता है, इसलिए संगमरमर और चौक का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये भी आप ध्यान रखो कि संगमरमर का और चौक जो सफ़ेद चमकदार होते हैं, इनका सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। तो देखो ये ताज़ा चूना है या चूना पत्थर है कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूने का पानी या बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है जो दीवारों पर जिसका निर्माण होता है। संगमरमर और चौक का सूत्र भी यही है। अगला उदाहरण हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का, कोयले का दहन। कोयला जब जलता है तो कार्बन कोयले में जो होता है उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी 2 अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे हैं। ध्यान हमें रखना है, एकल उत्पाद का अगर निर्माण हो रहा है तो वो संयोजन अभिक्रिया है। फिर अगला उदाहरण है कि हाइड्रोजन, G का मतलब यहाँ गैस है, और ऑक्सीजन से जल का निर्माण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से जब आपस में संयोग करती है तो जल का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि 2 अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ये इसकी परिभाषा होगी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसकी पहचान क्या है, उत्पाद हमेशा एकल होगा। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया अधिकतर उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो अब हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा का निकास होता है, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही जो अभी हमने ऊपर देखी थी वो अभिक्रिया, चूना पत्थर से बुझे हुए चूने का निर्माण, ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये चूना पत्थर है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो ये बुझा हुआ चूना चूने का पानी बनता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। प्राकृतिक गैस का दहन, जब हम प्राकृतिक गैस को जलाते हैं, प्राकृतिक गैस में मीथेन है उसका मुख्य घटक। प्राकृतिक गैस के घटक की अगर बात करें तो इसमें लगभग 65% के आसपास तो मीथेन गैस ही होती है। 65% तो मीथेन गैस होती है, CH4।
तो मुख्य घटक इसका मीथेन है। ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ईंधन के रूप में काम में आते हैं। जो एलपीजी होती है उसका मुख्य घटक भी प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, तो उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है, और दहन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, किसी भी चीज़ का दहन होना, जलना हमेशा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होना है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल, साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। हमारी शरीर में कोशिकाओं में जो श्वसन की अभिक्रिया होती है वह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है? देखो, ये प्रश्न बन सकता है कि श्वसन एक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, वियोजन ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो उस श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों है? तो इसको हम समझते हैं कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। सबसे पहले भोजन का पाचन होता है। पाचन के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू और ब्रेड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण हो गया, और ग्लूकोज का निर्माण होना हो गया पाचन। अब पाचन के बाद में अगला प्रोसेस या अगली प्रक्रिया है श्वसन। अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। अब ये जो ग्लूकोज है, देखो, पाचन का काम हमारे शरीर में पाचन तंत्र में होता है, और हमारे शरीर में मुख्यतः पाचन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वो छोटी आंत में संपन्न होता है। वहाँ से ये जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज पचित भोजन है, इसका अवशोषण हो जाएगा, और ये रक्त के द्वारा पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं में पहुंचा दी जाएगी। अब कोशिका के अंदर होता है एक कोशिकांग जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं कोशिका का शक्ति केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा श्वसन। हर एक कोशिका में श्वसन कहाँ होता है? श्वसन फेफड़ों में नहीं होता। फेफड़ों में तो केवल ब्रीथिंग होती है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? हर एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अब ये अभिक्रिया संपन्न होगी, ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में होगी, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होगी। जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो एटीपी के रूप में होगी, जिससे हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलेगी। तो ये अभिक्रिया हो रही है। ग्लूकोज जिसका सूत्र है C6H12O6, एक्वस फॉर्म में यानी विलयन के रूप में है। इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो रहा है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है किस फॉर्म में? एटीपी। यहाँ एटीपी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये हमारी एनर्जी करेंसी का काम करती है, यानी ऊर्जा इकाई के रूप में मुद्रा है ये एक तरह से ऊर्जा की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अगला उदाहरण है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का, कि साग, सब्जियां, वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। खाद जब बनती है, जो हम देखते हैं कि खाद जो होती है वो गर्म होती है। जब खाद बनती है इन सबसे, तो ये खाद जो होती है बहुत ज़्यादा गर्मी इसमें होती है। तो साग, सब्जियां, वनस्पति द्रव्य विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद का बनना, ये भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसमें भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम का जलना किसी भी चीज़ का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ही है, क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। मैग्नीशियम का जलना ये एक्टिविटी है किताब में। तो ये देखो, मैग्नीशियम जब जलता है तो मैग्नीशियम की धातु जो है तो थोड़ी मुलायम होती है, इसकी रिबन फीते की जैसी आकृति में ये आती है। और मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो सफ़ेद चमकदार ज्वाला के साथ ये जलता है, और जो पाउडर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑक्साइड, क्योंकि ये धातु है, और धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। तो सफ़ेद चमकदार ज्वाला के साथ में मैग्नीशियम का रिबन जलता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले साफ करना क्यों आवश्यक है? मैग्नीशियम की जो धातु होती है तो उसको रेजमाल से रगड़ के पहले साफ करना चाहिए। क्यों साफ करना चाहिए? क्योंकि मैग्नीशियम पड़ा रहने से मैग्नीशियम के ऊपर एक पतली परत बन जाती है। ये मान लो मैग्नीशियम की रिबन है, इसके ऊपर क्योंकि ये हवा में पड़ा है तो इसके ऊपर एक पतली परत बन जाएगी। ये पतली परत किसकी होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो जलेगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर चुका है। तो इसको रगड़ के रेजमाल से इस परत को साफ करना होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को। इसको साफ करने पर फिर नीचे से हमें वो धातु मिल जाएगी मैग्नीशियम, और वो आसानी से जलेगी। इसलिए मैग्नीशियम की रिबन को साफ करना आवश्यक है जलाने से पहले। अब अगली अभिक्रिया की बात करते हैं हम, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो सरल टुकड़ों में या छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो ये संयोजन का उल्टा है। संयोजन में तो क्या हो रहा था कि एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा था, और वियोजन में क्या है? वियोजन में हमेशा अभिकारक एकल होगा, यानी एकल अभिकारक होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। एकल अभिकारक टूटने के लिए इसको ऊष्मा चाहिए, तो हम इसको ऊष्मा ताप के रूप में या विद्युत के रूप में या प्रकाश के रूप में हमें देनी होगी।
और ये सरल उत्पाद में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। पहचान क्या है? अभिकारक हमेशा एकल होगा। संयोजन अभिक्रिया की पहचान क्या थी? उत्पाद एकल था, और यहाँ पर अभिकारक एकल है। अब हम इसके बात करते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर सरल उत्पाद प्रदान करता है। इसके उदाहरण को समझते हैं। देखो, तो उदाहरण में हम अब क्योंकि इसमें उष्मा चाहिए तोड़ने के लिए, तो उष्मा किस रूप में हम इसको दे रहे हैं, उष्मा किस रूप में इसको सप्लाई कर रहे हैं। अगर ताप के रूप में दे रहे हैं तो वो उष्मीय अपघटन या तापीय अपघटन आ जाएगा। अगर हम विद्युत के रूप में दे रहे हैं तो वो विद्युत अपघटन हो जाएगा। और अगर हम प्रकाश के रूप में सूर्य के प्रकाश से अगर उसको उष्मा दे रहे हैं तो वो प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा। तो 3 प्रकार हो गए इसके, तापीय अपघटन या उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, तो हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। और ये उष्मा शोषी, क्योंकि हमें इसको उष्मा देनी पड़ रही है, ऊर्जा इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए पहले ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, इसलिए ये उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्मीय अपघटन की। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन कहते हैं। इसका उदाहरण है सबसे पहले फेरस सल्फेट का अपघटन। तो इसको समझते, देखो फेरस सल्फेट के अपघटन को समझते। फेरस सल्फेट होता है FeSO4, ठीक है। इसका हरा रंग होता है, हरे रंग का ये पाउडर होता है क्रिस्टल के रूप में। जब FeSO4 का तापीय अपघटन करते हैं, उष्मा के द्वारा अपघटन करते हैं, यहाँ पर ताप के द्वारा इसका अपघटन होगा। जब ताप के द्वारा इसका अपघटन करते हैं तो Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और SO3 ये बनते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हरा रंग जो है ना वो लाल भूरा रंग में बदल जाता है उत्पाद। तो लाल भूरे रंग का उत्पाद मिलता है, वो होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। और साथ में 2 गैसें बनती है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये फेरिक ऑक्साइड जो बन रहा है Fe2O3 वो लाल भूरे रंग का होता है। तो यह रंग भी आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक हरे रंग का पाउडर है जिसको गर्म करने पर एक तीक्ष्ण अभिलाक्षणिक गुण वाली विशिष्ट गंध वाली गैस उत्पन्न होती है, और एक लाल भूरे रंग का पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर इनको पहचानो, ऐसा करके प्रश्न भी आ सकता है कि वो जो हरे रंग का कंपाउंड है, पदार्थ है, वो क्या है। तो हरे रंग का जो पदार्थ है वो है फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट। ठीक है, हरे रंग का पाउडर होता है, हरे रंग के क्रिस्टल्स होते हैं इसके। और लाल भूरे रंग का जो पदार्थ यहाँ बना है वो क्या है? वो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3। और जो गैस से बन रही है वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और SO3, ये दोनों गैसें। अब ये सल्फर की गैसें हैं तो इनसे सल्फर के जलने की बदबू आएगी। अब सल्फर के जलने की बदबू कैसी होती है? तो रबड़ के जलने की बदबू जैसी होती है। ठीक है, रबड़ जब टायर को जलाते हैं तो वो जैसी घुटन भरी गैस होती है, वो होती है सल्फर की बदबू। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ और सल्फर के दहन से एक अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध, रबड़ के जलने की जैसी गंध को हम सूंघ सकते हैं। तो ये उसमें अपघटन का उदाहरण हो गया फेरस सल्फेट। अगला उदाहरण हम देखते हैं तापीय अपघटन का, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। जो अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, कैसे बना था कैल्शियम कार्बोनेट? जब हमने वो अभिक्रिया पढ़ी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सफ़ेदी जिसको हम करते हैं, ये जब दीवारों पर हम लगाते हैं तो ये हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लेती है। ठीक है, CaCO3 बना लेती है। तो ये CaCO3 जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अगर हम अपघटन करें, ताप की अपघटन करें, यहाँ पर ताप के द्वारा इसका अपघटन होगा, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये CaO वही ताज़ा चूना या चूना पत्थर। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। सीमेंट के निर्माण में चूना का उपयोग होता है, चूना पत्थर का। तो वो चूना पत्थर इसी तरह से बनाया जाता है, भट्टों में कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय अपघटन करके चूना पत्थर बनाया जाता है। अगली अभिक्रिया है वियोजन की, लेड नाइट्रेट का अपघटन। तो लेड नाइट्रेट के अपघटन को हम समझते हैं। देखो, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 2। ठीक है, S का मतलब यहाँ सॉलिड है, ये ठोस है। जब इसका ताप के द्वारा अपघटन करते हैं तो लेड नाइट्रेट जो सफ़ेद रंग का होता है, रंग भी याद रखना है आपको साथ साथ, तो इससे एक ये पीले रंग का यौगिक बनता है लेड ऑक्साइड। साथ में ये गैस बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन तो देखो रंगहीन गैस है, लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो लाल भूरे रंग की गैस होती है, लाल भूरे रंग की गैस है। और असहनीय कटु गैस है, मतलब इसकी जो स्मेल है, जो गंध है, उसको हम सहन नहीं कर सकते, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, कटु असहनीय बदबू इसकी होती है। तो ये अभिक्रिया है लेड नाइट्रेट का अपघटन, जहाँ पर ये सफ़ेद रंग का लेड पाउडर जो है वो पीले रंग के
लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा और साथ में एक लाल भूरे रंग की गैस निकलेगी। लाल भूरे रंग की गैस जो SNA और K2 है, कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, जो लेड नाइट्राइड का अपघटन हो गया। ये तापीय अपघटन के उदाहरण थे। अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटन की, यानी विद्युत द्वारा अपघटन। तो विद्युत द्वारा अपघटन में यहाँ पर उदाहरण है जल के अपघटन का। अगर हम जल में विद्युत प्रवाहित करें और इसका अपघटन करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में अपघटित हो जाता है, क्योंकि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बनता है। तो इसका बुक में वो जो एक एक्टिविटी दे रखी है, एक जो चित्र भी बना रखा है, ठीक है, इस तरह से एक मग का चित्र बना रखा है। वो मग को काट के अगर हम उसमें 2 परखनलियाँ अगर इस तरह से फंसाए उल्टी, परखनली फंसा दे उल्टी, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल दे, एनोड और कैथोड, और इसमें अगर जल है और हम इसको विद्युत अगर इसमें प्रवाहित करें, ये जल भरा हुआ है और ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक ये है और एक ये इलेक्ट्रोड है। अब इस इलेक्ट्रोड को हम तार के द्वारा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये प्लस और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो जो प्लस से जुड़ा रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा रहेगा, उसको तो हम कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहेगा उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। ये आपको याद रखना, एनोड कैथोड क्या होता है। अब जल का जब अपघटन होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसें बनेगी। अब कौन से इलेक्ट्रोड पे, यानी एनोड पे कौन सी गैस होगी और कैथोड पे कौन सी गैस इकट्ठी होगी, ये ध्यान देना आपको। तो देखो, हाइड्रोजन पर हम पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1+ होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2- होती है। तो ये विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाएगी, जिसके पास में धनावेश है वो ऋण इलेक्ट्रोड पर जाएगी। तो ऋण इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। तो कैथोड पर कौन सी गैस इकट्ठी होगी? कैथोड पर इकट्ठी होगी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी यहाँ पर। और ऑक्सीजन पर कैसा आवेश है? ऋणावेश है, तो ये धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। तो धन इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड। तो यहाँ पर एनोड पर कौन सी गैस इकट्ठी होगी? यहाँ पर गैस इकट्ठी होगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अब साथ में एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि यहाँ पर कौन सी गैस है जिसका आयतन दूसरी गैस की बजाय दुगुना होगा? तो यहाँ पर दुगुना आयतन हाइड्रोजन का होगा। क्यों होगा? आप इसके परमाणु की संख्या देखो। ये मैंने संतुलित एक अभिक्रिया लिख रखी है, जल की जब अपघटन होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर देखो आप, हाइड्रोजन के कितने परमाणु बन रहे हैं? 2H2, यानी 2 × 2 4 परमाणु हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 है। तो परमाणु की संख्या का अनुपात क्या हो गया? 4:2, यानी हाइड्रोजन का अनुपात ऑक्सीजन से दुगुना होगा, हाइड्रोजन का अनुपात। तो हाइड्रोजन जैसे मान लो इतनी दूर में, हाइड्रोजन इतनी दूर में बन रही है, तो ऑक्सीजन इसकी आधी बनेगी, इतनी बनेगी, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के बजाय हाइड्रोजन गैस का अनुपात, जो गैस इकट्ठी हुई है वो हाइड्रोजन गैस का अनुपात क्या होगा? दुगुना होगा। क्यों होगा? तो क्योंकि इसके परमाणु की संख्या 4 है, यानी परमाणु का जो अनुपात है, परमाणु संख्या का अनुपात है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो क्या है? 2:1 है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर दुगनी इकट्ठी होगी। तो ये विद्युत अपघटन का उदाहरण था। अब हम बात करते हैं प्रकाश अपघटन। सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपघटन को हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। प्रकाश के द्वारा अपघटन के जो उदाहरण है, तो वो उसमें 2 उदाहरण बुक में दे रखे हैं, एक तो सिल्वर क्लोराइड का और एक सिल्वर ब्रोमाइड का। तो इनकी बात करते हैं। प्रकाश के द्वारा अपघटन, प्रकाश अपघटन हो जाएगा सूर्य के प्रकाश द्वारा। सबसे पहले हम समझते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन को। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग जो चांदी का रंग है, ये सिल्वर चांदी है, तो ये चांदी, ये सफ़ेद कलर का पाउडर होता है सिल्वर क्लोराइड। तो लेकिन सूर्य के प्रकाश में अगर हम इसको रखेंगे ना, तो इसका वियोजन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा और इससे दूसरे रंग का सिल्वर बन जाएगा और क्लोरीन गैस बनेगी और ये क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये भी सफ़ेद रंग का ही होता है, पाउडर है। इसको अगर हम धूप में रखेंगे तो ये धूसर रंग का ग्रे कलर का चांदी यानी सिल्वर बना लेगा और ब्रोमीन गैस यहाँ पर निकलेगी। अब यहाँ पर एक ये प्रश्न बनता है कि AgBr का उपयोग क्या है? तो AgBr का उपयोग होता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी, जो पहले कैमरे चलते थे और उनमें जो रील आती थी, उस रील पर इसका लेपन होता था AgBr का। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी जो होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता था? सूर्य AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का, ये इसका उपयोग है। इसी तरह से एक और अभिक्रिया है सिल्वर आयोडाइड की। तो सिल्वर आयोडाइड का भी इसी तरह से अपघटन होता है और सिल्वर आयोडाइड से अगर हम AgI, सिल्वर आयोडाइड है, इसका अगर अपघटन करेंगे तो Ag दूसरे रंग की और आयोडीन गैस के रूप में यहाँ पर निकल जाएगी। ये सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करवाने के प्रयोग में आता है, ठीक है। तो ये
आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन ये सारे हेलोजन कहलाते हैं, ठीक है। 17वें ग्रुप के आवर्त सारणी में 17वें ग्रुप के सदस्य है ये, ठीक है। फिर कल, बार, आई, इनकी सबकी संयोजकता 1 होती है। ये सारे हेलोजन तत्व कहलाते हैं। हेलोजन तत्व, हेलोजन का मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसिंग, यानी नमक बनाने वाले। इन सब के नमक बनते हैं, जैसे हमने देखा NaCl, ठीक है, KCl, ये सारे। तो इनकी सबकी संयोजकता -1 होती है, सब -1 होते हैं ये, और सॉल्ट फॉर्मिंग है, यानी नमक बनाने वाले, इसलिए इनका नाम हेलोजन है। 17वें ग्रुप के सदस्य, सबकी संयोजकता 1 होती है इनकी। अब ये सारी अभिक्रियाओं में हमने ये क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है बाहर से। तो वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होने उन्हें ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया कहते हैं। अब ये भी एक ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया जो किताब में अलग से दे रखी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ हो रही है, तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये एक ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया आपको ध्यान में रखना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। अब हमारी अगली अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है हटा देना। तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा देवे, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक तत्व है और एक यौगिक है, ये ध्यान देना है आपको। एक यौगिक और एक तत्व रहेगा। तत्व कैसा होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा, और यौगिक के अंदर जो तत्व है होगा धातु तत्व होगा जनरली। जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, विलियन है, इसका विलियन के रूप में लेना है हमेशा ही इसको। और इसमें से जो धातु तत्व है कॉपर है, तो कॉपर की बजाय यहाँ पर लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, आयरन अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील तत्व है या अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु या कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से, उसके यौगिक में से विस्थापित कर देगा। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर लोहे की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ हो रही, तो कॉपर सल्फेट जो है ना, इसको नीला थोथा भी कहते हैं, CuSO4, ये याद रखना आप, नीला थोथा, ब्लू विट्रोल कहा जाता है इसको, नीला थोथा। किसको, कॉपर सल्फेट को। नीले रंग का होता है, ये क्रिस्टल होते हैं इसके, तो नीला रंग का विलयन बनेगा। ये जब अभिक्रिया होगी, जैसे लोहे की कील अगर हम इसमें कॉपर सल्फेट में डुबो के रखिए 4-6 घंटे के लिए, तो उसके बाद में कील के ऊपर तो एक भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाएगा जो कॉपर होगा, और विलयन का रंग जो पहले नीला था वो अब हरा हो जाएगा। फेरस सल्फेट का ऊपर हमने वियोजन अभिक्रिया में भी देखा, फेरस सल्फेट का रंग जो होता है वो कैसा होता है, हरा रंग होता है, और कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला। तो फेरस सल्फेट हरे रंग का और कॉपर सल्फेट नीले रंग का, तो विलयन का रंग नीले से हरा हो जाएगा। और लोहे की जो कील है या आयरन की ब्लेड, अगर हम शेविंग वाली ब्लेड भी रखें इसमें, तो उसके ऊपर एक भूरे रंग का जमा हो जाएगा पाउडर सा, वो भूरे रंग का पाउडर कॉपर है, क्योंकि कॉपर हट गया, यहाँ से कॉपर अलग हो गया, विस्थापन हो गया। लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को हटा के कॉपर की जगह लोहा आ गया, तो FeSO4 बन गया, कॉपर अलग हो गया। तो लोहे की कील का भूरा रंग हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है, हरा हो जाता है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व लोहे ने कम क्रियाशील तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे हम। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है, लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ हो रही है, तो इनमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व है जिंक और लेड, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है दोनों ही। तो ये कॉपर को यहाँ से हटा देंगे और कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। इसी तरह से लेड यहाँ कॉपर की जगह आ गया, तो लेड क्लोराइड बन गया PbCl2 और कॉपर विस्थापित हो गया। तो जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसके विलयन में से, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है? अगर ये अभिक्रिया जैसे इस तरह से है, अगर ये अभिक्रिया ऐसे हो कि यहाँ पर कॉपर हो और यहाँ पर कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट हो, तो क्या ये अभिक्रिया होगी? नहीं होगी, ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिंक यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील तत्व है, तो अधिक क्रियाशील तत्व को हटा ही नहीं पाएगा, ये इसको हटा नहीं पाएगा, तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो अब हमें कैसे पता चले कि कौन अभिक्रियाशील अधिक है और कौन कम क्रियाशील है? तो यहाँ पर एक धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है या अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, इसको आपको याद रखना है। तो इसमें जो धातु पहले आ रही है, ऊपर आ रही है, ये मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है, ये ऊपर से नीचे लिखी जाती है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसमें जो ऊपर वाली धातु है जो पहले आ रही है, वो बाद में आने वाले धातु को विस्थापित कर देती है। इसको याद रखने की ट्रिक है ये, कनालिका मुगल जाने फैशन पर है क्यों है चांदी सोना प्लेटिनम। मान लो कनालिका नाम की एक लड़की है, वो मुगल है यानी मुस्लिम लड़की है, और वो जाने, उसको जानकारी है कि फैशन पर है, और ये भी कारण भी पता है कि क्यों है, क्या चीज़ है फैशन पे, चांदी सोना और प्लेटिनम इनकी फैशन है। ऐसा करके मैंने ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक से आप याद रखो। तो इसमें जो पहले आ रही है, जैसे पोटेशियम पहले आ रही है, तो पोटेशियम बाद वाली सभी को विस्थापित कर देगी। अब देखो जिंक और आयरन का अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिंक पहले है, तो जिंक आयरन को हटा देगी,
कॉपर यहाँ पर है, देखो कॉपर से पहले है, लेड की बात करें तो लेड भी पहले है कॉपर से, और जिंक की बात करें तो जिंक भी पहले है, तो ये इनको हटा देगा, विस्थापन हो जाएगा। लेकिन कॉपर इनको नहीं हटा पाएगा, कॉपर से पहले जो धातु आ रही है उसको नहीं हटा पाएगा। ये के मतलब पोटेशियम, Na सोडियम, लिथियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, जिंक आयरन, Sn टिन, Pb लेड, H यहाँ पर अधातु है, हाइड्रोजन है, कॉपर, Hg मरकरी पारा, Hg सिल्वर चांदी, Au गोल्ड, ओरम, ओरम लैटिन नाम है इसलिए Au, Pt प्लेटिनम। तो ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। इसमें पहले आने वाली, ऊपर आने वाली जो धातु है इनको इस तरह से ऊपर से नीचे के रूप में लिखा जाता है, इस तरह से। तो ऊपर वाली धातुएं ये ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, नीचे वाली कम क्रियाशील है, तो ऊपर वाली नीचे वाली को विस्थापित कर देगी, नीचे वाली ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगी। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन की। ये तो था सिंगल विस्थापन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 बार विस्थापन हो जाए तो उसमें सिंगल विस्थापन या जो विस्थापन अभिक्रिया थी उसमें हमने क्या देखा कि एक सिंगल विस्थापन में क्या है, एक तत्व है और दूसरा यौगिक है। यहाँ पर ये एक तत्व है और ये एक यौगिक है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम क्या देखेंगे कि दोनों ही यौगिक होंगे और उन यौगिक के आयन का आपस में एक्सचेंज होगा, आयन की अदला बदली होगी। जैसे ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है, तो इसमें जो आयन है वो Na प्लस और SO4 माइनस ये आयन है, SO4 2 माइनस होता है, Na1 प्लस होता है। और बेरियम क्लोराइड में जो आयन है वो बेरियम है, ठीक है, बेरियम 2 प्लस होता है और क्लोरीन 1 माइनस होता है। इन आयनों की अदला बदली होगी, यानी यहाँ जो Na प्लस है वो इसके माइनस के साथ चला जाएगा और NaCl बना लेगा, और इसका बेरियम प्लस वाला इसके माइनस के SO4 के साथ जाके बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ होने पर बेरियम सल्फेट, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ में बेरियम सल्फेट, और इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ में सोडियम क्लोराइड। अब इस अभिक्रिया में एक अवक्षेप का निर्माण होगा, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है श्वेत रंग का, सफेद रंग का ये अवक्षेप बनता है श्वेत रंग का। अब ये अवक्षेप क्या होता है? तो वह अविलेय पदार्थ, किसी विलयन में जब अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है जो प्रखनली के पेंदे पर बैठ जाता है, घुलता नहीं है, तो वह अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। ज़्यादातर द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ही होती है अवक्षेपण अभिक्रियाएं, तो इनमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ में, और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। बेरियम सल्फेट यहाँ पर अवक्षेप है, श्वेत रंग का एक पदार्थ बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, और इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से अगली अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ हो रही है। लेड नाइट्रेट PbNO3, इसकी अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ हो रही है। तो देखो आयन का आदान प्रदान होगा, इसका नाइट्रेट इसके पोटेशियम के साथ आ जाएगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा KNO3। ये तो घुलता है, ये तो विलयन में घुल जाएगा। और लेड आयोडाइड अघुलनशील है, ये अवक्षेप है। लेड आयोडाइड जो यहाँ पर है वो अवक्षेप है, इसका लेड Pb इसके I के साथ आ जाएगा। PbI2 पीले रंग का अवक्षेप बनता है, रंग ध्यान रखना है, पीले रंग का अवक्षेप है। लेड आयोडाइड पीले रंग का अवक्षेप है, और ऊपर जो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना था वो क्या था? वो श्वेत रंग का अवक्षेप था। बेरियम सल्फेट ये श्वेत रंग का अवक्षेप होता है। अब हम बात करते हैं अपचयन एवं उपचयन यानी ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया की। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो इसको ध्यान से समझते हैं। देखो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। देखो यहाँ पर आप उपचयन और अपचयन नाम के बजाय आप ऑक्सीकरण अवकरण याद रखो, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो उपचयन अपचयन एक जैसे नाम सुनाई देते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इंग्लिश में याद रखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि, 2 तत्व याद रखने आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब इसका उल्टा यानी ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीजन की कमी क्या है? अपचयन रिडक्शन है। हाइड्रोजन की वृद्धि होना अगर अपचयन है तो हाइड्रोजन की कमी होना ऑक्सीकरण है।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ऑक्सीजन की वृद्धि अगर ऑक्सीकरण है तो इसका उल्टा यानी ऑक्सीजन की कमी क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन। ठीक है, और हाइड्रोजन की वृद्धि होना अपचयन है, तो हाइड्रोजन की कमी होना ऑक्सीकरण है। यानी ऑक्सीकरण क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। और अपचयन क्या हो गया, अपचयन यानी हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं हम। जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है, जब कॉपर के चूर्ण को या कॉपर के तार को गर्म करेंगे तो वो काला पड़ जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है और क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये काला रंग याद रखना, रंग पर प्रश्न बन सकता है कि कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है, इसका दहन करवाते हैं कॉपर पाउडर का या कॉपर के तार का, तो वो काला पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि CuO कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। यहाँ पर उत्पाद में आप देखो यहाँ पर पहले कॉपर अकेला था और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या है, ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब यदि इस गर्म पदार्थ क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो ये अभिक्रिया होती है। यहाँ जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना, अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करे, यहाँ पर ये गलती से लिख गया, हाइड्रोजन है केवल, अगर इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करे तो फिर से कॉपर बन जाता है, वापस वही भूरे रंग का पदार्थ कॉपर और जल बनता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पर केवल कॉपर है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, अपचयन। तो ये अपचयन का उदाहरण है, यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ किसमें, कॉपर में। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में केवल अभी हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का तो जल में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, उपचयन हुआ, ऑक्सीकरण। और कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है, तो इसका अपचयन यानी रिडक्शन हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयन हुआ। और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जल में ऑक्सीकरण हुआ। जब ये अभिक्रिया होती है तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि। और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होती है तो हम ये कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन। जैसे यहाँ पर ये अभिक्रिया वापस वही लिखी हुई है कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब यहाँ पर ये गलती से लिख दिया है, हाइड्रोजन के साथ हो रही है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड से तो कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी उपचयन। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, इसलिए ये अपचयित हुआ, ऑक्सीजन का निकलना यानी रिडक्शन, अपचयन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है। सभी अभिक्रियाएं जो ऑक्सीकरण अपचयन होती है उनमें हमेशा ही ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ ही होता है, अकेला नहीं तो ऑक्सीकरण होता है ना अपचयन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में बात करें तो वैसे ही होता है। तो किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक तो उपचयित होता है, जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में क्या हुआ, अपचयित हुआ। और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ, उपचयित हुआ। तो एक अभिकारक तो अपचयित होता है और दूसरा उपचयित होता है, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स जो है ना वो देखो रिडक्शंस का 3 अक्षर ले लिया, रिडक्शन का RED अपचयन, और ऑक्सीडेशन के 2 अक्षर ले लिए OX ऑक्सीडेशन का, तो रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं यानी उपचयन, अपचयन या ऑक्सीकरण, अवकरण अभिक्रियाएं, वह अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के यानी ऑक्सीकरण, अपचयन के कुछ उदाहरण की बात करते हैं। देखो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ZnO जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ हो रही है, तो यहाँ पर आप देखो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई और जिंक बन गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। कार्बन के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई,
कार्बन मोनोऑक्साइड जब बन रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो ये तो हुआ ऑक्सीकरण, यानी कार्बन का तो हुआ ऑक्सीकरण किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। और जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड का जिंक में हुआ अपचयन, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रही है। इस अभिक्रिया में कार्बन उपचेत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड, उपचेत क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है, और जिंक ऑक्साइड अपचेत होकर क्योंकि ऑक्सीजन निकल रही है, जिंक बनाता है। अब दूसरी अभिक्रिया ये वाली, मैंगनीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो रही है और मैंगनीज क्लोराइड MnCl2 H2O और क्लोरीन बन रहा है। इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचेत हो रही है, HCl तो Cl2 में उपचेत हो रही है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, तो हाइड्रोजन का निकलना उपचयन हो गया, तो HCl का तो हो गया उपचयन, ये तो हो गया उपचयन। और MnO2 का MnCl2 में अपचेत हुआ, क्योंकि MnO2 में यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई है, यहाँ पर केवल Mn ही रह गया। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, तो ये अपचयित हुआ। अब देखो इसी को मैं आपको है ना इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में क्या ध्यान रखना है, एक ट्रिक है, इसका आप याद रखो। ऑयल रिफाइनरी होती है ना, ऑयल रिफाइनरी, उससे आप ऑयल रिफाइनरी से याद रखो, ऑयल रिफाइनरी, RI रिफाइनरी की जगह में F का G कर लेता हूँ, इससे ट्रिक बनेगी हमारी। O का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब हमें पता है उपचयन है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होना। और रिडक्शन यानी अपचयन, R का मतलब यहाँ पर रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब रिडक्शन इज गेन यानी वृद्धि होना, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ये याद रखो आप। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना ऑक्सीकरण होना होता है। और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। अब इसको समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्सीकरण है, ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्सीकरण है, तो वृद्धि क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखो जब भी कोई केवल तत्व के रूप में लिखा रहता है, इस रूप में लिखा रहता है, तो उसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नॉर्मली उतने होते हैं। जैसे कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर Zn देखो, जिंक तत्व के रूप में लिखा हुआ है, तो जिंक के पास जितने तत्व होने चाहिए उतने, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब वो यौगिक बनाता है, तो यौगिक बनाने पर वो या तो इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। अब किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और किसके पास वृद्धि होगी, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये Zn है, सबसे पहले जो लिखा जाता है वो धनात्मक तत्व होता है, बाद में जो लिखा जाता है वो ऋणात्मक तत्व होता है। धातुएं ज़्यादातर धनात्मक तत्व बनाती है, जिंक धातु है। धनात्मक का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, गणित के उल्टा होता है यहाँ पर। प्लस का मतलब वृद्धि नहीं है, प्लस का मतलब कमी है। यहाँ जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बाद में लिखा गया है तो ऋणात्मक है, बाद में लिखा होने वाला ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो यहाँ पर Zno में ऑक्सीजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे 2 ज़्यादा है, और जिंक के पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे 2 कम है। कितने कम है कितने ज़्यादा, इसको छोड़ो, आप केवल इतना याद रखो कि जब वो यौगिक के रूप में लिखा जाएगा तो पहले जो लिखा जाएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन हमेशा कम रहेंगे, जितने सामान्यतः होने चाहिए उससे कम होंगे। और बाद में जो लिखा जाएगा ऑक्सीजन, उसके पास ज़्यादा होंगे, जितने पहले है उससे ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर देखो, जिंक Zno के रूप में लिखा हुआ है, यानी यौगिक के रूप में लिखा हुआ है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, क्योंकि पहले जो लिखा हुआ है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर 2 प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहाँ पर ये तत्व रूप में आ गया, यानी तत्व रूप में जितने होने चाहिए उतने हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति हुई, तभी तो जितने होने चाहिए उतने हुए उसके पास। यहाँ पर 2 कम थे तो यह कमी की पूर्ति हुई, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति हुई, यानी इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन। तो Zno का यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। कार्बन यहाँ पर तत्व रूप में लिखा हुआ है, तो जितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होने चाहिए उतने यहाँ पर है, और यहाँ पर इसने यौगिक बना लिया। और यौगिक में किस रूप में लिखा गया, पहले लिखा गया यानी धनात्मक। धनात्मक का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होना क्या होता है, उपचयन, ऑक्सीकरण होता है। तो कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, उपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और Zn उपचयित होकर Zn बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट था। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से इस पर आपको वीडियो बना दूंगा।
अगली अभिक्रिया को समझते हैं। MnO2 की अभिक्रिया हो रही है HCl के साथ। इस अभिक्रिया में भी हमने अभी आप बात करी, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गई Mn में से, MnCl2 में, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन। और यहाँ पर HCl में से हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है और निकलना उपचयन, तो इसका तो हुआ ऑक्सीडेशन, उपचयन, और इसका हुआ अपचयन, अपचयन। अब अगला टॉपिक जो हमारे यहाँ पर है वो है संक्षारण, कोरोजन और रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। तो इनको समझ लेते हैं। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण मतलब जंग लगना, धातु पर जंग लगना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, यानी धातु पर जंग लगना। और जंग लगना सबसे सामान्य बात है लोह में। लोहे पर जो जंग लगता है उसको हम देखते हैं और हम उसको अच्छे से जानते भी हैं। यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि चांदी के ऊपर जो जंग लगता है वो काले रंग का होता है और तांबे के ऊपर जो जंग लगता है वो हरे रंग का होता है। तो हरे रंग का संक्षारण या किस में होता है? तांबे पर। तांबे की हरी परत संक्षारण है और चांदी के ऊपर जो संक्षारण होता है यानी चांदी पर जो जंग लगता है वो काले रंग का होता है। अब इनको थोड़ा समझते हैं। चांदी की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है और Hg2O बनता है। सबसे पहले सिल्वर ऑक्साइड बनता है Hg2O। ये Hg2O वायु में उपस्थित H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ अभिक्रिया करके Hg2S बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ये सिल्वर सल्फाइड जो है ना वो काले रंग का है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो लास्ट में ये बनता है ये काले रंग का होता है, सिल्वर सल्फाइड। तो चांदी का जो जंग है वो क्या है? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड है। लोहे पर जो जंग लगता है वो क्या है? लो ऑक्साइड होता है, Fe2O3 होता है, Fe2O3.XH2, 2H2O 3H2 हो सकता है। तो चांदी पर जंग कैसे लगता है? चांदी की सबसे पहले अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी और सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, चांदी का ऑक्साइड Ag2O बनेगा। ये चांदी का जो ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड, वो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, सड़े अंडों की जैसे बदबू आती है हाइड्रोजन सल्फाइड की H2S की, सड़े अंडों की जैसे बदबू वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये बनाएगा Ag2S। तो Ag2S ये जंग है, चांदी का लोहा है, वो चांदी का जंग है, संक्षारण। तो चांदी पर जो संक्षारण होता है वो काले रंग का Ag2S की वजह से होता है। अब कॉपर के जो बर्तन होते हैं, तांबे के जो हमने देखे, तांबे का लोटा या कलश या इस तरह से, वो अगर कई दिनों तक पड़े रहते हैं तो वो हरे रंग के हो जाते हैं। तो वो हरा रंग जो है ना वो ये है। तो इसको हम समझते हैं, ये हरे रंग का पदार्थ है जो तांबे के बर्तनों पर बनता है, हरे रंग का संक्षारण तांबे में। तो देखो कॉपर है, तांबा, इसकी अभिक्रिया होती है जल के साथ H2O, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। वायु में ये है, नमी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के साथ अभिक्रिया होने पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो तांबे पर जो जंग लगता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के बनने की वजह से होता है और इनका रंग हरा होता है, इसलिए वो हरे रंग का हो जाता है। अब इसको साफ कर सकते हैं हम रगड़ के, क्योंकि ये जो है ना कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आप इनको खट्टाई वाली किसी चीज़ों से, जैसे नींबू से रगड़ के साफ करो, छाछ से रगड़ के साफ करो, इमली से रगड़ के साफ करो, तो ये क्षारीय पदार्थ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे और वो वापस पहले जैसा चमकने लग जाएगा। अब संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, विशेषकर लोह धातु में। तो इसको रोकने के उपाय करने चाहिए। तो वो रोकने के क्या उपाय है उसके बारे में बात करते हैं। संक्षारण के कारण लोहे के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं में बहुत क्षति होती है। तो लोहे का संक्षारण गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। तो लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या क्या तरीके काम में लेते हैं? पेंटिंग, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग या ग्रीसिंग, ग्रीस या ऑयल के ऊपर चढ़ा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं। गैल्वेनीकरण में क्या करते हैं? जिंक धातु की परत लोहे के ऊपर चढ़ा देते हैं। याद रखना, गैल्वेनीकृत लोहा जिसको बोलते हैं। जो पानी के पाइप आते हैं ना, पानी के पाइप, वो गैल्वेनीकृत होते हैं, उन पर जिंक धातु की परत चढ़ी रहती है, क्योंकि जिंक धातु पर जंग लगने की दर बहुत कम है, जंग नहीं लगता, इसलिए गैल्वेनीकृत लोहा। इसी तरह से उसको किसी मिश्र धातु में बदल देना। जैसे लोहे पर जंग की समस्या का समाधान है स्टील। स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। किसकी? लोहे की। तो हमने मिश्र धातु बना दिया तो उस पर जो जंग कम लगेगा। अगला उदाहरण है विकृत गंधिता। ऑक्सीडेशन के उदाहरण ये सारे, यानी जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है वो हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से प्रभावित करती है। तो उसके 2 उदाहरण ये दे रखे किताब में, 10वीं की किताब में। तो अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता, रेंसिडिटी इसको कहते हैं। तो विकृत गंधिता क्या होती है इसको समझते हैं। देखो, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। स्वाद और गंध, यानी ये उपचेत हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया।
उपचित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी इनकी गंध जो है वो विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है, उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। प्राय तेली अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचन रोकने वाले पदार्थ प्रतिओक्षीकारक मिलाए जाते हैं। तो ये तरीका हो गया कि प्रतिओक्षीकारक मिलाकर आप इसको विकृत गंधीता को रोक सकते हो। वायुरोधी बर्तनों में एयर टाइट पैकिंग रखने से उपचन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते ताकि चिप्स का उपचन नहीं हो। चिप्स की कुरकुरे की जो थैली आती है प्लास्टिक की, आपने देखा उसमें तो ज़्यादातर 10 रुपये की पैकेट में 7 रुपये की तो हवाई भरी होती है, 3 रुपये की चिप्स होते हैं। तो वो 7 रुपये की हवा क्या है? हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन को यानी वायु को हटाकर नाइट्रोजन भर दी। अब नाइट्रोजन अक्रिय है, नाइट्रोजन की अभिक्रिया होगी नहीं उस तेल के साथ जो चिप्स में है। अगर उसकी जगह वायु रहेगी तो वायु में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन उस तेल के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी और तेल की संरचना को बदल देगी, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका उपचन हो जाएगा। तेल के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी और वो तेल जो है वो खराब हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये विकृत गंधीता या रेंसिडिटी होती है। अब रेंसिडिटी को रोकने के कुछ उपाय है, तो वो उपाय क्या क्या है रेंसिडिटी को यानी विकृत गंधीता? तो विकृत गंधीता को रोकने के जो उपाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रतिओक्षीकारक मिला सकते हैं हम इसमें, ऐसा कोई जो ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दे। ऑक्सीजन हट गया तो तेल की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं होगी, तो प्रतिओक्षीकारक मिला दिए जाते हैं या उनको वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। एयर टाइट पैकिंग कर दी तो वायुरोधी बर्तनों में भी ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा इनका। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में भी अगर हम रख दे, फ्रीजिंग में, ठीक है, अगर उनकी फ्रीजिंग कर दे, रेफ्रिजरेटर में अगर खाने को रख दे तो भी वो लंबे टाइम तक सेफ रह जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन धीरे होगी। या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस अगर वहाँ भर दे, जैसे चिप्स में भरते हैं जो अक्रिय गैस होती है, तो ये कुछ तरीके जिससे हम विकृत गंधीता को रोक सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस क्लास में पढ़ा ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण के बारे में पढ़ा हमने, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। अगर इनमें कहीं आपके डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट में आप उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, इसमें MCQ क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा सारे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपको और मिलता रहेगा। आपका पूरा सिलेबस जो है मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपको करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।